for English subject. Today we are going to study uh, language study as per the SSC board exam English paper pattern, and later we will cover all the question wise materials that will benefit in your exam also. Now, before starting, I would like to share a screen. All students, please listen and see carefully the entire lesson of today. Here on your screen, there is a file containing the question number 1, A plus B, called a language study, and it is a guidance that how to solve all these questions. It carries only 10 marks, but these 10 marks are very important and easy to get to score more and more in your examinations. Now, read or listen question number 1A. Do as directed, and into bracket there is any 4 is given. क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों का लैंग्वेज स्टडी होता है बोर्ड के पेपर में, और यहाँ पर आपको पहला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 1A, डू एज डायरेक्टेड मतलब हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए, और 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको कोई 4 करना रहता है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आपको इजी लगता है तो आप सभी हल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका सब आंसर सही हो रहा है तो आप कोई 4 अपने पसंद से कर सकते हैं। ऑप्शन भी कर देंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा आगे। तो पहला है नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। आपको कुछ इंग्लिश के अल्फाज दिए जाएंगे जिनके बीच में से या कहीं से भी एक अल्फाबेट जो रहता है वो मिसिंग रहता है, आपको वो लफ्ज जो है वो कंप्लीट करना रहता है। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। 4 दिए रहते हैं, आपको चारों ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको 4 में से कोई 1 या 2 करना है। ये बहुत आसान रहता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पहला लफ्ज है, अगर आप देखेंगे उसकी स्पेलिंग देखेंगे FL और एक बीच में मिसिंग लेटर है, फिर आगे GHT लिखा हुआ है। तो आपको जो है यहाँ पे थर्ड लेटर मिसिंग है, वो आपको सही अल्फाबेट क्या आएगा वहां पर वो सोच करके या वो लफ्ज बना करके आपको भरना रहेगा। तो नीचे जो है ब्लू लाइन से अगर आप देखेंगे तो आपको उसका आंसर दिखाई देगा, बोल्ड लेटर में अंडरलाइन करके लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कौन सा लेटर मिसिंग था। उसके बाद दूसरा जो वर्ड दिया हुआ है DIST और बीच में गैप है, फिर आगे NCE लिखा हुआ है। तो इसको हल करने का आमतौर पे ये तरीका रहता है कि दिए हुए वर्ड्स में ज्यादातर वावेल्स जो रहते हैं वो मिसिंग रहते हैं। अब आपको पता है 5 वावेल होते हैं इंग्लिश में, AEIOU। तो आमतौर पे एग्जामिनर जो होता है वो कोई भी लफ्ज जो देता है उसमें से ज्यादातर वावेल से मिसिंग रहते हैं, मतलब वो खाली जगह में आएंगे। तो आप पहले उन 5 वावेल्स के ऊपर अगर गौर करेंगे तो आपको जवाब सही और जल्दी मिल जाएगा। अदरवाइज आप सोचते बैठे रहेंगे तो ए से लेकर के जेड तक आप एक एक अल्फाबेट को वहां रखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे कि ये लफ्ज बनेगा कि ये लफ्ज बनेगा, तो थोड़ा आपका टाइम ज्यादा जाएगा। इसलिए पहले वावेल को ढूंढने का, जैसे मैं एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। पहला जो हमारा लफ्ज दिया हुआ है FL, बीच में एक लेटर मिसिंग है, फिर GHT दिया हुआ है। तो इसको अगर आप देखेंगे, पहला वावेल ए रखेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, बोलेंगे फ्लैट, इंग्लिश का कोई लफ्ज नहीं है। फिर उसके बाद ई रखेंगे तो फ्लैट बनेगा, मगर फ्लैट की ये स्पेलिंग नहीं आती है। उसके बाद आप आई रखेंगे तीसरा तो वो बनेगा फ्लाइट। तो आपके जहन में फौरन आएगा, जवाब खुद ब खुद आ जाएगा कि ये यहाँ पर आई मिसिंग है, और आप जवाब में फ्लाइट लिख दोगे तो आपका ये आधी मार्क कंफर्म हो जाएगी, यानी सही जवाब हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद आगे वावेल अगर आप देखेंगे ओ रखेंगे फ्लॉट है और यू रखेंगे फ्लट है, तो आप बोलेंगे कि ये सही लफ्ज नहीं है, ज्यादातर सही जो बैठ रहा है वो फ्लाइट बैठ रहा है, तो आए जवाब में आएगा, जैसा कि नीचे ये ब्लू लाइन
में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा भी लफ्ज है DIST, स्पेलिंग मिसिंग है, फिर NCE है, तो वहां पर भी आप पांचों वावेल में से एक रखेंगे। तो पहला वावेल हम लोग रखेंगे अगर वहां पर A, तो वो लफ्ज बनेगा डिस्टेंस। तो ये आपका लफ्ज सुना हुआ है, लिखते हुए हो, पढ़ते हुए हो, तो आपको फौरन जवाब मिल जाएगा। तो इसको हल करने का आसान तरीका यही है कि जो लेटर गायब है बीच में से या कहीं पर भी, उसमें पहले वावेल ढूंढने की, रखने की कोशिश करने का, तो आपका जवाब जल्दी और सही बनेगा। उसके बाद तीसरा अगर आप देखेंगे W स्पेलिंग, अगर उसकी देखेंगे तो वावेल रखते जाएंगे AEIOU, तो वहां पर सिर्फ वर्क ओ वावेल जो है वो आपको सही लफ्ज बना के देगा। आपका जहन खुद बोलेगा कि ये लफ्ज वर्क है, आप जवाब में ओ लिख देंगे। उसके बाद एक लफ्ज है लास्ट वाला, ये असॉल्ट एक वर्ड है। आपको तरीका वही ध्यान रखिए, वावेल्स के साथ अगर आप करेंगे, वावेल छोड़ करके अगर आप कुछ और अल्फाबेट वहां पे रखेंगे, तो आपका जवाब जो है वो गलत हो सकता है। इसलिए पहले वावेल पे ध्यान देंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि वावेल के अलावा कंसोनेंट में से कोई अल्फाबेट मिसिंग होता है, ये ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो इस सवाल को हल करने के लिए ध्यान में रखिए, आप ये तरीके नोट डाउन कर लीजिए, आपका जवाब एक भी गलत नहीं होगा। चारों सही हो जाएंगे तो इसकी पूरी 2 मार्क्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको यहाँ पर ये भी 2 मार्क्स हैं। 2 लाइन में दिया रहता है, 4-4 वर्ड रहते हैं, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखना है या अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। पहला जो रहता है इसमें, सेकंड का पहला जो रहता है, ये मोस्टली बहुत इजी रहता है, बहुत आसान होता है। इसमें हर लेटर का पहला जो अल्फाबेट होता है, ये बिल्कुल अलग अलग अल्फाबेट से शुरू होता है। तो इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। जैसे मैं पढ़ के आपको बताऊं, पहला है सबसाइड, दूसरा है ग्लूम, तीसरा है रिमाइंडर, और लास्ट है या चौथा है डिग्निटी। तो अगर आप इनकी पहली पहली लिपि देखोगे तो पहला S है, दूसरा G है, तीसरे की R है, और लास्ट वाले की D है। तो हमको इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो आप अल्फाबेट पढ़ते जाइए, ABCDEFG जैसा आपको याद है। तो ए वाला कोई लफ्ज नहीं है, बी से भी नहीं है, सी वाला भी नहीं है, तो हमको डी मिलेगा, डिग्निटी लफ्ज पहला। तो डी से शुरू होने वाला लफ्ज पहले नंबर पर आ जाएगा। तो जवाब जब आप इसको लिखेंगे, जैसा कि आपको ब्लू लाइन से नीचे दिखाई दे रहा है, तो आपको डिग्निटी पहले आ जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली डी पहले आया। उसके बाद डी के बाद आप देखते जाइए, ई है, एफ है, ये दोनों नहीं है, फिर आपका जी अल्फाबेट आता है। तो जी लिपि से एक लफ्ज दिया हुआ है ग्लूम, तो वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा अल्फाबेटिकली। डी के बाद जी आया हमारा। उसके बाद जी के आगे आप पढ़ते जाएंगे, HIJKLMNR। तो इस तरीके से पढ़ते जाएंगे तो डायरेक्ट मैं आर पर आ गया। फिर आपको अगला जो है आर से मिलेगा। उसके बाद आर के आगे देखेंगे तो आखिरी लफ्ज जो बचता है वो सबसाइड है। तो इस तरीके से इन चारों को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो इसका DGR और सबसाइड, ये अल्फाज से लिपि जो है वो अरेंज हो जाएगी अल्फाबेटिकली। पहली लाइन जो रहता है वो मैं पहले ही बताया कि थोड़ा इजी रहता है। इतना करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका जवाब सही होगा। तो दूसरा वाला जो रहता है, ये थोड़ा सा आप लोगों को अगर गौर करेंगे तो हर एक की पहली लिपि जो है वो ई लेटर ही आपको दिखाई देगा। जैसे मैं चारों अल्फाज पढ़ता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड जो रहेगा वो एक्सट्रीम, एजुकेट, इक्वालिटी और एक्सप्लॉइट। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो हर एक की पहली लिपि जो है वो ई लेटर ही दिया हुआ है। अब कंफ्यूजन थोड़ा सा आएगा कि ये कैसे हल करेंगे, तो उसका आसान तरीका जो है जवाब लिखने का वो ये है कि ई लिपि जो है वो सब में कॉमन है, हर एक की पहली लिपि ई है। तो उसके बाद दूसरी लिपि जो दी जाती है उस पर आपको ध्यान देना है। ई तो सब में कॉमन है। अब आपका जवाब लिखने का आसान तरीका यह है कि आप दूसरी लिपि पे ध्यान दीजिए। तो इसमें जो पहला लफ्ज है दूसरी लाइन का, एक्सट्रीम, तो ई के बाद एक्स आता है। तो अल्फाबेटिकली एक्स तो बहुत दूर है अभी। फिर उसके बाद दूसरे लफ्ज में देखेंगे तो आपको ई के बाद डी दिखाई देगा। उसके बाद
फिर इक्वालिटी लफ्ज है उसमें क्यू दिखाई देगा और चौथे में आपको ई के बाद एक्स दिखाई देगा। तो आपको दो एक्स वाले दिखे जो कि बहुत दूर है एक्स लिपि, तो उनको ना देखते हुए अभी हम लोग जो है वो ई के बाद डी वाला यानी एजुकेट लफ्ज जो है वो आपको पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि ए बी सी डी जो है ई के बाद हमारा डी आता है, तो एजुकेट जो है वो आपके पहले नंबर पे आ जाएगा जैसा कि ब्लू लाइन से जवाब में लिखा हुआ है। उसके बाद डी से ई कॉमन है, उसको छोड़ करके आप डी के बाद अगर देखते जाएंगे तो सीरीज में आपको क्यू लिपि मिलेगी, तो वो हो जाएगा इक्वालिटी। तो इक्वालिटी लफ्ज जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा जैसा कि जवाब में लिखा हुआ है। अब उसके बाद एक्स वाले भी दो हो गए हैं, एक्सट्रीम भी है और एक्सप्लॉइट भी है। अब यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन फिर आ गया कि अब आपको दोनों एक्स, ई और एक्स दोनों में कॉमन है, तो जब पहली लिपि भी कॉमन है, दूसरी लिपि भी कॉमन है, तो हम तीसरी लिपि पर ध्यान देंगे। ये उसका आसान तरीका है। तो तीसरी लिपि अगर आप देखेंगे तो एक्सट्रीम लफ्ज में टी आ जाता है और एक्सप्लॉइट लफ्ज में पी आ जाता है। तो अल्फाबेटिकली अगर आप पढ़ेंगे तो पी लिपि जो है वो पहले आती है, तो एक्सप्लॉइट लफ्ज जो है वो पहले आ जाएगा और लास्ट में जो है वो एक्सट्रीम लफ्ज आ जाएगा। इस तरीके से चारों जो है वो आपके अल्फाबेटिकली, भले उनकी पहली दूसरी लिपि एक जैसी क्यों ना हो, मगर आप पहली लिपि कॉमन है तो वो देखते हुए दूसरी लिपि कॉमन है तो तीसरी लिपि, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये चारों भी अल्फाबेटिकली सही अरेंज हो जाएंगे। ये उसको अरेंज करने का तरीका है। तो ये दोनों जवाब आपके पहला और दूसरा अल्फाबेटिकली सही हो जाएगा, तो इसकी भी 2 मार्क्स आपको पूरी पूरी मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा रहता है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, उर्दू में कहते हैं एराब लगाना। पंक्चुएट द फॉलोइंग, यहाँ पर भी आपको 2 लाइन दी जाती है। जुमला आमतौर पे एक डायरेक्ट स्पीच का जुमला दिया जाता है और एक जो रहता है असर्टिव सेंटेंस यानी सादा सादा जुमला होता है। तो इसको अरेंज करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सभी जो है आमतौर पे इसमें स्मॉल लेटर में दिया हुआ रहता है पेपर में। अब आपको इनको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने का मतलब ये होता है कि आप जब इंग्लिश में कोई जुमला लिखते हो तो कहाँ पर बाय रूल जो है हमेशा इंग्लिश का जब भी हम कोई जुमला लिखते हैं तो पहली लिपि हमेशा कैपिटल होती है। उसके बाद हमको अगर किसी का कहा हुआ जुमला है तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, कहाँ पर प्रॉपर कॉमा आएगा, फुल स्टॉप आएगा। और अगर हमको लग रहा है कि वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क उसमें ऐड करना है, तो कहाँ ऐड करना है। और बीच में अगर किसी का नाम आ गया, किसी जगह का नाम आ गया, तो उसकी पहली लिपि भी कैपिटल करना है। तो इन बातों पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्कर, ये सब चीज़ों को लगाना, अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल और कैपिटल रखना, ये सारी चीज़ें कहलाती है पंक्चुएट करना। तो पहला जो दिया हुआ है अगर आप सादा-सादा पढ़ेंगे, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेंट द स्वीपर बॉय, ऐसा एक जुमला जो है आपको दिया गया है। अब हम इसका जवाब देखेंगे लिखना कैसे है। अब ये आपको लग रहा है कंप्लेंट द स्वीपर बॉय, स्वीपर बॉय ने शिकायत की, मतलब उसने जो जुमला कहा है वो आपको डबल इनवर्टेड कॉमा में रखना है। तो जवाब जैसे ही आप ब्लू लाइन में अगर आप देखेंगे उसका जवाब दिया हुआ है, तो कहा हुआ जुमला है इसलिए जवाब लिखने से पहले ही डबल इनवर्टेड कॉमा बना देंगे, क्योंकि ये हमको डायरेक्ट स्पीच का एक जुमला मिल रहा है, किसी का कहा हुआ जुमला है, आपकी किताब के लेसन का है ये जुमला, तो डबल इनवर्टेड कॉमा। उसके बाद अब हम लोग जैसे ही जवाब जुमला लिखते हैं तो पहली लिपि हमेशा कैपिटल होती है, तो आई हम मैंने कैपिटल कर दिया, मतलब आपको भी करना है। और वैसे भी इंग्लिश में आई लिपि जब भी अकेली आती है तो हमेशा कैपिटल ही रहती है। ये हो गया। अब दूसरा लफ्ज है डोंट। अब आपको इसका लिखने का तरीका मालूम है कि DON फिर सिंगल कॉमा उसके बाद टी लगाते हैं, तो ये डोंट को आपने सही तरीके से पंक्चुएट किया, डबल इनवर्टेड कॉमा आई डोंट। अब आगे आप पढ़ते जाएंगे, विश टू टॉक अबाउट इट, ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसलिए ब्लू लाइन पे अगर आप देखेंगे तो आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, ये पंक्चुएशन के करने के बाद अब यहाँ पर उसका कहा हुआ जुमला कंप्लीट हो जा रहा है,
तो डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ये क्लोजिंग डबल इनवर्टेड कॉमा है, शुरू में ओपनिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग। और चूंकि अभी हमारा जुमला आगे बाकी है, इसलिए फिर नीचे की तरफ उसको सिंगल कॉमा लगा के बाकी जो है ऊपर के दिए हुए सवालिया जुमले में कंप्लेन्ड द स्वीपर बॉय, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कोई खास इसमें ऐसा अल्फाबेट नहीं है जिसको कैपिटल करने की जरूरत है, या कॉमा लगाने वाला कोई भी आगे वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो सेम लिख देंगे। अब चूंकि ये जुमला यहाँ पर खत्म हो जाता है, इसलिए लास्ट में, और इसमें कोई सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ कंप्लेन की गई है, तो आगे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इसका जवाब आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट। ये कहा हुआ जुमला जो है वो आपका डबल इनवर्टेड कॉमा में आएगा, फिर सिंगल कॉमा करके आगे का जुमला लिख के फुल स्टॉप लगा दिया गया। अब उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे, नो मीना आई कांट स्टे विथ यू टुनाइट। ये एक जुमला दिया हुआ है ब्लैक लाइन से। अब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको जवाब समझ में आएगा। ये देखिए, आपको जवाब मैं बताता हूँ। सेकंड का नो मीना मतलब मीना को किसी ने कहा है, तो ये भी कहा हुआ जुमला है, लिहाजा ये भी डबल इनवर्टेड कॉमा में शुरुआत होगी। और नो जो है ये पहला लफ्ज है, इसलिए उसका एन लेटर जो है वो भी कैपिटल हो गया, नो। अब मीना जो है वो एक लड़की का नाम है, यानी प्रॉपर नाउन आ गया, तो इसलिए उसका एम भी जो है वो कैपिटल हो गया, नो मीना। अब नो मीना कह करके यहाँ पर वजाहत जो है इतना ही कहा गया, नो मीना, इसलिए वहां पे कॉमा लगेगा। और कहने वाले ने फिर आगे जो जुमला कहा वो आएगा आए, जो कि स्मॉल में दिया हुआ है, आपको कैपिटल करना है, हमेशा आए सिंगल कैपिटल ही रहता है। अब लिखा हुआ है कांट, तो कांट में फिर आपको जैसे ऊपर डोंट में कॉमा लगाए थे, वैसे ही कांट में CAN कॉमा T, आई कांट स्टे विथ यू टुनाइट। यहाँ तक सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। कहा हुआ जुमला जो है वो मुकम्मल होता है, इसलिए फुल स्टॉप आएगा और फिर डबल इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा जवाब इस तरीके से बनेगा, आप स्क्रीन पर देख करके अच्छे से समझ लीजिए। डबल इनवर्टेड कॉमा नो मीना कॉमा आई कांट, कांट में कॉमा ऐड हुआ, आई कांट स्टे विथ यू टुनाइट, फुल स्टॉप, डबल इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट। अगर आपको ये पंक्चुएशन जो है प्रैक्टिस करने से आपको इजी लगेगा, तो आपको बार बार जो है ये प्रैक्टिस करेंगे तो इजी जाएगा, तब आपको 2 मार्क्स सही अगर आप होता है तो स्कोर कर पाएंगे। फिर भी एक बात आपको याद दिला दूं, अगर आपको डाउट है कि मेरा कोई जवाब जो है वो कम मार्क्स मिल सकती है या गलत ना हो जाए, तो आप कॉन्फिडेंटली जो है बजाय 4 सवाल करने के आपको इजी लगता है तो 6 ऑप्शन दिया गया है, आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस और टाइमिंग के ऊपर है। अदरवाइज आप कॉन्फिडेंट है तो कोई 4 ही कीजिए। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1A का चौथा है, मेक 4 वर्ड्स, 4 अल्फाज बनाइए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच, हर एक लफ्ज में कम से कम, मिनिमम कम से कम 3 अल्फाबेट होना चाहिए। मतलब कि 3 कम से कम, 3 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, और 3 से ज्यादा अगर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 अल्फाबेट से कम नहीं होना चाहिए किसी भी लफ्ज में। यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड, एक वर्ड जो आपको दिया जा रहा है उस वर्ड के अल्फाबेट को इस्तेमाल करते हुए कोई भी 4 लफ्ज बनाइए जिनमें कम से कम 3 अल्फाबेट या उससे ज्यादा हो, 3 से कम ना हो। अब आपको पेपर में कोई भी इंग्लिश का वर्ड दिया जाएगा, उसकी जो लिपि है उन्हीं अल्फाबेट्स को पोजीशन जगह बदल बदल करके भी आप उसको इस्तेमाल करके कोई लफ्ज बना सकते हो। जरूरी नहीं कि वो जो जगह पे दिया हुआ है वहीं पर रहे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बस आप जो लफ्ज बनाएंगे उनमें वही लफ्ज की अल्फाबेट होना चाहिए। आपको यहाँ पर एक लफ्ज दिया गया अंडरस्टैंडिंग, अब इसकी अल्फाबेट देखेंगे UNDERST, इस तरीके से उसकी स्पेलिंग है, तो इन्हीं अल्फाबेट्स को यूज करके आपको बनाना है। तो जवाब आपको लिखना है बड़े अच्छे ढंग से, मतलब दूर दूर करके, या एक एक लाइन में एक लिखिए, अगली लाइन में दूसरा लिखिए, साफ सुथरा खूबसूरत लिखिए, ताकि एग्जामिनर को आपके जवाबात साफ नजर आए, तो वो आपको अच्छी मार्क्स और सही तरीके से चेक करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे सके। आपके पेपर में जगह बहुत रहती है, इसलिए दूर दूर लिखिए, अच्छे हरूफ में लिखिए,
साफ सुथरा लिखिए। तो यहाँ पर आप अपनी समझ से जो है वो जितने मैक्सिमम आपकी वोकाबुलरी है अच्छी है, तो आप अपने हिसाब से अल्फाज कोई 4 बनाना है, अब बना सकते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको 4 से ज़्यादा 8 बना करके बताए हैं। 8 से ज़्यादा भी बन सकता था, लेकिन आपको कोई 4 ही बनाना है जो जल्दी और आराम से बनता है। जैसे प इसका 2 लफ्ज़ बनाने का बहुत आसान तरीका ये है, अंडरस्टैंडिंग लफ्ज़ दिया हुआ है। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये 2 लफ्ज़ को, ये कंपोज़िट वर्ड है, 2 लफ्ज़ को मिला करके एक लफ्ज़ बना हुआ है। उसमें एक लफ्ज़ है अंडर और दूसरा है स्टैंडिंग। तो आप इसको पहले ही अलग कर सकते हो। एक लफ्ज जवाब में आपने पहले नंबर पे लिख दिया अंडर, दूसरा हो गया स्टैंडिंग या स्टैंड, ये दोनों इंग्लिश के लफ्ज हैं। तो आपको पहले ही बड़े आराम से 2 अल्फाज वहीं पर मिल जाएंगे, उसको तोड़ दिया, आधा आधा कर दिया, अंडर स्टैंड हो गया, अंडर और सेकंड स्टैंड। अब तीसरे पे आपको थोड़ा सा जहन पे ध्यान तो जोर देना है, ध्यान देना है कि मैं क्या बना सकता हूँ। तो यहाँ पर अल्फाबेट्स अगर आप देखेंगे तो मैंने तीसरा लफ्ज बनाया है टर्नड। टर्न भी बन सकता था, टर्नड भी बनता है। तो आप देखेंगे तो वो अल्फाबेट जो है TURNED, ये लिपि जो है इसी लफ्ज अंडरस्टैंडिंग से ली गई है और एक लफ्ज बना दिया गया। उसके बाद चौथा जो मैंने बनाया है वो सिंग है, SING। ये चारों अल्फाबेट इसी लफ्ज अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है, तो उससे एक लफ्ज बन गया सिंग। उसके बाद पांचवा जो है स्ट्रैंड मैंने बनाया है। उसके बाद ट्रेंड है, ग्रिंड है और ग्रांड है। इस तरीके से और भी अल्फाज आप मैंने बना सकते हैं, लेकिन आपको कोई 4 ही बनाना है। वो चारों इंग्लिश के अल्फाज होने चाहिए और उनकी लिपि जो है वो दिए हुए लफ्ज के अंदर से ही होना चाहिए। बाहर की कोई दूसरी या एक्स्ट्रा लिपि नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा और उसकी आपकी आधी मार्क जो है वो कट जाएगी। और अगर आपके चारों जवाब सही हो जाएंगे तो आपको पूरी 2 मार्क्स मिल जाएगी। ये है उसको, ये आसान है, बस आपकी वोकाबुलरी थोड़ा सोच के गौर करके लिखने की जरूरत है इसका जवाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1A का पांचवा जो है, ये भी आप समझ लीजिए। डायग्राम देख करके घबराइए या डरिए मत, ये बहुत इजी रहता है। इसमें हिदायत जो दी हुई है नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। जैसा कि मिसाल में दिया गया है, आप उससे मुतालिक रिलेटेड वर्ड, उससे मुतालिक अल्फाज लिखिए। बीच में मरकज में जो आपको लफ्ज दिया जाता है, इससे मुतालिक आपको 4 अल्फाज जो है वो बॉक्स में लिखने रहते हैं। ये आप बच्चे अक्सर पूछते हैं ये पेंसिल से बनाना है या पेन से बनाना है, इसका कोई खास वो नहीं है। आपका मतलब इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर है, आप इसको पेन से भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बार बार वो गलत हो जाएगा, छोटा बन जाएगा, तो आप उसको पेंसिल से बना लीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे मिटा करके आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो लिखना लेकिन आपको पेन से है, डायग्राम आप भले पेंसिल से बना सकते हैं। तो इसमें सेंटर में जो लफ्ज दिया हुआ है वर्क, अब अगर आप गौर करेंगे तो बीच में जो लफ्ज दिया जाता है इसको पहचानना रहता है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। आम तौर पे यही जो दिया जाता है वर्ब दिया जाता है और नाउन दिया जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे वर्क, तो ये एक वर्ब है। लफ्ज वर्क जो है ये इंग्लिश का एक वर्ब है। तो जब कभी भी बीच में वर्ब दिया जाता है तो उसका जवाब में जो 4 आपको लफ्ज लिखना है वो एडवर्ब होना चाहिए, वो एडवर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ऑनेस्टली, ऑनेस्टली ईमानदारी से। वर्क उसका एग्जांपल में जवाब दिया हुआ है ऑनेस्टली। अब आपको मतलब एडवर्ब लिखना है। अगर वर्ब दिया गया है तो आपको चारों तरफ जो है यानी 4 लफ्ज जो है वो एडवर्ब लिखना है। तो इसका आंसर जो है नीचे आपको एक्सप्लेन किया गया है, वो देखेंगे आंसर। कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, मैं उनसे लास्ट में जो है उनकी क्यूरीज जो है वो मतलब उनके सवालों के जवाब जो है मैं दूंगा। अभी मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, फिर आपको सवाल पूछने का मैं टाइम दूंगा, उसमें पूछिएगा। तो इसका 5वें का आंसर देख लीजिए। बीच में दिया हुआ है वर्क जो कि एक वर्ब है। ये आपको ऐसे लिखना नहीं है कि ये वर्ब है या एडजेक्टिव है। अब
कोई भी चार एडवर्ब जो है आपको लिखना है। पहला मैंने लिखा यहाँ से सिंसियरली, वर्क सिंसियरली। उसके बाद दूसरा मैंने लिखा करेक्टली, तीसरा है स्मूथली, और चौथा है ब्यूटीफुली। तो ये चारों जो है वो वर्क से रिलेटेड लफ्ज है, यानी वो चारों जो है एडवर्ब हैं। अब आप गौर करेंगे तो आम तौर पे इंग्लिश में जो एडवर्ब होता है ज्यादातर में लास्ट में एल वाई आता है या डबल एल वाई रहता है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपने गौर करके चारों एडवर्ब लिख दिए तो आपके ये चारों अल्फाज यानी चारों रिलेटेड वर्ड जो है वो सही हो जाएंगे और आपको 2 मार्क्स पूरी मिल जाएगी। और यहाँ पे समझाने के लिए मैंने लिखा है कि अगर कभी, नंबर 5 फिर से आया है समझाने के लिए, कि अगर कभी दरमियान में वो डायग्राम के बीच में नाउन दे दिया जाए तो उसके चारों तरफ आपको एडजेक्टिव लिखना रहेगा। अगर बीच में लफ्ज कोई नाउन है, जैसे यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, बुक जो है वो एक चीज का नाम है, बुक यानी किताब, ये कोई वर्ब नहीं है, इसलिए चारों तरफ जो है मतलब उसके चारों जो है वो एडजेक्टिव लिखना रहेंगे। एक एडजेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है मिसाल के तौर पे इंटरेस्टिंग, यानी इंटरेस्टिंग बुक, दिलचस्प किताब। अब किताब जो होती है उसके एडजेक्टिव यानी उसकी सिफत बताना है कि कोई किताब कैसी हो सकती है। 4 सिफत आपको एडजेक्टिव लिखना है। तो इसका जवाब देखेंगे आप स्क्रीन पर। तो बीच में आपको डायग्राम बना के पहले बुक, ये एक नाउन है, लिख दिया गया। अब बुक की 4 एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं। पहला मैंने लिखा साइंटिफिक, इसको पढ़ेंगे साइंटिफिक बुक यानी साइंस की मालूमात की किताब हो गई। दूसरा है हिस्टोरिक बुक, तारीखी किताब होती है आमतौर पे। उसके बाद इंफॉर्मेटिव बुक, इंफॉर्मेटिव एक एडजेक्टिव मिला, मालूमाती किताब। और एक है ड्रामेटिक। एग्जाम्पल में आपको दिया गया था इंटरेस्टिंग, आपने 4 जवाब जो है अपनी समझ से एडजेक्टिव जो है वो बुक से रिलेटेड एडजेक्टिव आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आपका ये बात ध्यान रखिए कि दरमियान में अगर कोई नाउन दिया हुआ है तो आपको उसके 4 एडजेक्टिव लिखना है। दरमियान में अगर वर्ब दिया है तो आपको उसके चारों एडवर्ब लिखना है। अब उसके बाद 6th जो है वो देखेंगे, हिदायत बड़ी है, कंप्लीट द वर्ड चैन ऑफ एडजेक्टिव। वर्ड चैन, अल्फाज की जंजीर, एडजेक्टिव के अल्फाज की जंजीर को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कंडीशन है कि वो एडजेक्टिव ही होना चाहिए। ऐड 4 वर्ड्स, 4 अल्फाज ऐड कीजिए, मतलब लिखिए, ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। इसका ये मतलब है कि आपका जो लिखा हुआ लफ्ज की आखिरी लिपि जो रहेगी वो अगले लफ्ज की पहली लिपि बन जाना चाहिए। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे जवाब, मतलब तो एक लफ्ज पेपर में दिया गया है काइंड। अब काइंड जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है और इसकी आखिरी लिपि जो है डी आ रही है। तो आपको 4 एडजेक्टिव लिखना है, लेकिन आप जो शुरुआत करेंगे पहला लफ्ज आपको डी से ही लिखना है, डी लिपि से, तभी आपकी चैन कंप्लीट होगी, सही होगी। अगर आपने किसी और लफ्ज से शुरुआत कर दी तो आगे का हर लफ्ज गलत माना जाएगा और आपको यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि आखिरी लिपि जो दी गई है वो आपकी पहली लिपि बननी चाहिए। तो आंसर देखेंगे, डी से एक एडजेक्टिव लिखा गया डेंजरस। डेंजरस जो है खतरनाक जिसको कहते हैं, तो इसकी पहली लिपि डी हो गई जैसा कि हमको हिदायत दी गई थी। अब ये लफ्ज डेंजरस जो है इसकी आखिरी लिपि एस है, एस पर खत्म होता है। तो इसका मतलब ये कि अब अगला जो दूसरा एडजेक्टिव आप लिखेंगे वो एस लिपि से ही शुरू होना चाहिए, किसी और लिपि से नहीं। आपके जहन में अगर कोई और दूसरा लफ्ज आपने डी से लिखा तो जो आपकी आखिरी लिपि रहेगी वही आपके अगले लफ्ज की पहली लिपि बननी चाहिए। मैंने जो लिखा है डेंजरस, उसका आखिरी लेटर एस आया, तो यहाँ पर पहला लेटर होगी, पहला लेटर एस बना करके मैंने एक लफ्ज लिखा या एडजेक्टिव लिखा सीरियस। सीरियस संजीदा, उसमें भी अगर आप देखेंगे पहली लिपि भी एस तो आ गई, दूसरी लास्ट वाली फिर भी एस आ गई। तो इसका मतलब ये कि मुझे तीसरा जो लिखना है वो दोबारा फिर एस लिपि आ जाएगी। तो मैंने एक एडजेक्टिव फिर उससे बनाया तीसरा स्वीट, स्वीट यानी मीठा। उसके बाद उसकी आखिरी लिपि टी है, इसलिए मुझे चौथा जो एडजेक्टिव लिखना पड़ा वो टी लिपि से आएगा, तो मैंने लिखा टॉकेटिव। ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, समझाने के लिए दिया गया है। आपको पेपर में जो आपकी आखिरी लिपि आएगी वो पहली लिपि बना करके इस तरीके से इस
चैन को, इस जंजीर को आपको मुकम्मल करना है और ये सही तरीके से आप लिखेंगे आखिरी लिपि को पहली लिपि बना के, तो आपका जवाब सही माना जाएगा, 2 मार्क्स मिलेगी। अगर आपने बीच में कहीं पे भी चैन आपने तोड़ दिया, लिपि पे ध्यान नहीं दिया, आखिरी को पहली लिपि नहीं बनाया, तो आपका जवाब गलत माना जाएगा और आपको मार्क्स पूरी नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद इसमें कभी-कभी जो है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन दे देता है, इस्म की नाउन की चैन को कंप्लीट कीजिए। ऊपर एडजेक्टिव दिया था, कभी-कभी नाउन आ जाता है, तो तरीका वही है, आपको एक लफ्ज दिया गया है एग्जाम्पल पेपर में, स्कूल एक लफ्ज दिया गया हुआ है, वो एक नाउन है, तो अब आपको ये लफ्ज स्कूल, इसकी आखिरी लिपि जो है वो एल है, तो जो जवाब आप लिखेंगे वो चारों नाउन तो होना चाहिए और तरीका वही है, स्कूल की आखिरी लिपि एल है, तो आपको अगला लफ्ज जो है एल लिपि से बनाना है, यानी पहला लफ्ज आप बनाएंगे नाउन होना चाहिए, तो मैंने बनाया लाइन, शेर, तो उसकी पहली लिपि एल हो गई। अब वो लफ्ज खत्म होता है एन पर, एन जो है उसकी लास्ट लिपि है, इसलिए अगला जो अब आप जवाब लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, उसकी पहली लिपि एन आ जाएगी। तो मैंने एक लफ्ज बनाया नेस्ट, आप अपने तरीके से पेपर में दूसरा भी कुछ भी बना सकते हैं, बस तरीका ये रहना चाहिए कि आखिरी लिपि अगले लफ्ज की पहली लिपि बन जाए। तो नेस्ट मैंने बनाया, आखिरी लिपि टी आई, तो मैंने टी जो है वो इस्तेमाल करके एक नया लफ्ज बनाया, तीसरा टॉपिक। अब वो टॉपिक जो लफ्ज है वो सी लिपि पर खत्म हुआ, इसलिए मेरा चौथा जो नाउन या चौथा जो लफ्ज मैंने बनाया वो कॉटेज बनाया। तो ये हुआ वो वर्ड चैन ऑफ नाउन। ध्यान से देखेंगे तो हर लफ्ज की आखिरी लिपि अगले लफ्ज की पहली लिपि बनती है। अगर इस तरीके से चैन कंप्लीट होगी तभी आपको मार्क्स मिलेगी। एक बात ध्यान रखिए, जब आप एडजेक्टिव की चैन बनाएंगे तो उसमें कोई दूसरा लफ्ज मतलब ना एडवर्ब होना चाहिए, ना नाउन होना चाहिए, ना प्रीपोजिशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चारों एडजेक्टिव ही होना चाहिए। और अगर आपके पेपर में नाउन की चैन बनाने को आया तो अल्फाबेट पे तो ध्यान दीजिए कि आखिरी लिपि पहली लिपि बने और चारों जो है वो नाउन होना चाहिए। बीच में अगर एक भी एडजेक्टिव या वर्ब या कोई और ग्रामेटिकली कोई दूसरा लफ्ज आ गया नाउन के अलावा, तो आपकी चैन अधूरी मानी जाएगी। भले आपने लिपि पे ध्यान दिया कि आखिरी लिपि को पहली बनाया, लेकिन नाउन या एडजेक्टिव नहीं होने की वजह से वो जवाब भी गलत माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1A का जो है ये 6 जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है, जो सिर्फ 2 मार्क्स का रहता है, वो समझ लीजिए। ये 2 मार्क्स है, लेकिन ये भी आसान रहता है। इसमें हिदायत दी हुई है, डू एज डायरेक्टेड, मतलब वही कि हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। नंबर 1A, अब इसमें हर एक में ऑप्शन दिया जाता है, मतलब ए वाला पूरा कीजिए या बी वाला कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है और 1 मार्क मिलेगी। तो मैं पहला एक्सप्लेन करता हूं 1 का ए, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज एग्री विथ, मंदरजा झैल या दिए गए मुहावरे या फिक्रा कहते हैं उसको उर्दू में, दिए गए मुहावरा एग्री विथ का इस्तेमाल करते हुए एक जुमला बनाइए, मीनिंगफुल जुमला बनाइए, बामानी जुमला बनाइए। अब आपको ऐसा कोई जुमला बनाना है इंग्लिश में जिसमें एग्री विथ लफ्ज जो है वो आ जाए, जैसे आप उर्दू में मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करते हैं वैसे इंग्लिश में करना है। तो आंसर यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, आई एम एग्री विथ दिस प्रपोजल। ये एक मैंने एक जवाब लिखा, आई एम एग्री विथ, एग्री विथ का मतलब होता है राजी होना। आई एम एग्री विथ, मैं राजी हूं इस प्रपोजल से, इस तजवीज से, इस प्रस्ताव से मैं राजी हूं। तो ये जुमले में इस्तेमाल हो गया। ये मैंने एक समझाने के लिए छोटा और आसान जुमला बनाया है। आप अपने तरीके से अपने जहन में कोई जुमला दूसरा भी बना सकते हैं, बस ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, तब आपको 1 मार्क मिल जाएगी। और अगर आपको ये मतलब टेम्पररी थोड़ा मुश्किल लगता है तो ऑप्शन उसमें दिया जाता है कि बी करके दिया गया, ए या बी में से कोई एक ही करना है, तो उसका ऑप्शन दिया गया बी, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस। क्लॉज यानी फिक्रा, एक अधूरा जुमला दिया जाता है और उसको जो है आपको कंप्लीट करना है, जिसका मानी जो है वो पूरा निकलता हो, मानी पूरा बनता हो। एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली, दिए गए अधूरे जुमले को मुकम्मल कीजिए जो बामानी हो। दिया हुआ जुमला है, द स्टूडेंट्स जंप्ड विथ जॉय
आगे डैश दिया हुआ है, स्टूडेंट कूद पड़े खुशी के मारे। अब आगे आपको कंप्लीट करना है अपनी समझ बूझ से कि वो जुमला बामानी कंप्लीट हो जाए। तो वो है द स्टूडेंट्स जंप्ड विथ जॉय। अब यहाँ पे आपको यानी मैंने जोड़ के लिखा, जवाब आपको कंप्लीट करना है। व्हेन दे वेयर इन्फॉर्म्ड अबाउट द पिकनिक, स्टूडेंट खुशी के मारे कूद पड़े या झूम गए। तो जवाब हमने पूरा किया, व्हेन दे वेयर इन्फॉर्म्ड अबाउट द पिकनिक, जब उनको पिकनिक के बारे में इत्तला दी गई, खबर दी गई। मतलब स्कूल से पिकनिक जा रही है, जैसे उन्होंने सुना तो स्टूडेंट जो है खुशी के मारे झूम उठे या कूद पड़े। तो ये बामानी तौर पर जुमला मुकम्मल करना रहेगा आपको। तो ए और बी में से आपको जो मतलब आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको कोई एक जो है वो कंप्लीट करना है, 1 मार्क मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी का दूसरा जो है ये भी ऑप्शनल होता है, मतलब 2 में से कोई एक करना रहता है। तो ये इजी है। उसका पहला ए मैं पढ़ता हूं, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स उर्दू में कहते हैं इसको साबिका, और सफिक्स यानी लाहिका, उर्दू के ग्रामर में भी रहता है। तो साबका या लाहिका दोनों में से कोई एक आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि पहले लफ्ज में प्रीफिक्स ही होना चाहिए और दूसरे लफ्ज में सफिक्स होना चाहिए, नहीं। आपको जो इजी पड़ेगा, साबका या लाहिका, कोई एक इस्तेमाल करना है। दोनों में प्रीफिक्स भी आ सकता है, दोनों में सफिक्स भी आ सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे जवाब के साथ दी गई है। पहला लफ्ज दिया गया है कलेक्ट और दूसरा दिया गया हुआ है लाइक। तो आप यहाँ पर देखेंगे जवाब में ब्लू लाइन से, तो जवाब मैंने लिखा कलेक्ट से बनाया कलेक्शन। तो इसमें आगे जो है मतलब टी के बाद आई ओ एन इस्तेमाल के, मतलब मैंने यहाँ सफिक्स लगा दिया, लाहिका लगा दिया और वो लफ्ज बन गया कलेक्शन। ये जवाब सही हो गया। अब दूसरा लफ्ज आपको दिया गया था लाइक। लाइक में जो है आप उसका निगेटिव बनाने के लिए डिस लगा दिए, DIS, डिसलाइक। तो ये प्रीफिक्स हो गया। मैंने समझाने के लिए एक में सफिक्स लगाया और एक में प्रीफिक्स लगाया। समझाने का मकसद ये था कि आप दोनों भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन दोनों जवाब जो भी आप इस्तेमाल करेंगे सही रहेगा, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगी। उसके बाद ऑप्शन दिया गया और या, उसमें बी दिया जाता है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब फिर से वही दोनों लफ्ज दिए गए हैं, कलेक्ट और लाइक, लेकिन यहाँ पे आपको हिदायत दी जा रही है कि इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कीजिए। ध्यान से सुनिए, अगर आप ऊपर वाला हिस्सा करते हैं ए वाला, तो यहाँ पे दोनों इस्तेमाल करना है, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स लिखते वक्त आपको दोनों में लगाना है। लेकिन अगर आप या करके और करके ऑप्शन वाला करते हो, तो आपको हिदायत दी जा रही है कि अब यहाँ पर कोई एक का इस्तेमाल करके एक जुमला बनाइए। जुमला बनाने के लिए कोई एक ही इस्तेमाल करना है। मैंने जवाब में दोनों इस्तेमाल करके आपको बता दिया, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको पेपर में अगर आप इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हो जुमले के तौर पर, तो आपको एक ही इस्तेमाल करना है। प्रीफिक्स और सफिक्स अगर आप करोगे तो दोनों इस्तेमाल करना। तो आंसर देखेंगे, पहला लफ्ज हमको दिया गया था कलेक्ट, तो आंसर लिखा आई वुड लाइक टू कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स। आई वुड लाइक टू, मैं पसंद करना चाहूंगा पुराने सिक्के जमा करना। तो कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, तो वो जुमले में इस्तेमाल हो गया। या दूसरा लफ्ज दिया हुआ था लाइक, तो उसके ऊपर से एक जुमला बनाया, वी लाइक वॉचिंग मूवी एवरी सैटरडे। हम हर सैटरडे, हर शनिचर को फिल्म देखना पसंद करते हैं, वी लाइक। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी जो 10 मार्क्स का रहता है, वो आपका पूरा होता है। जवाबात कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आपका जब भी एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम हो या प्रीलिम एग्जाम होगा, तो आपको ये पेपर पैटर्न ऐसे ही आएगा। उसमें 9th और 10th दोनों के लिए सेम रहता है। अब आप जो है वो अगर आप क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं स्क्रीन जो है अनशेयर करता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको अब कुछ पूछना है तो अपने माइक को अनम्यूट करके सवाल पूछिए।
हेलो, सर हाँ बेटा पूछिए। एक बार वो डायग्राम दिखाइए ना। अच्छा, स्क्रीन में दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर। सर हाँ, ये देखो बेटा, डायग्राम आपने बोला था, तो ये 5वां सवाल रहता है। इसमें जो बीच में दरमियान में जो लफ्ज दिया जाता है उससे रिलेटेड 4 वर्ड आपको लिखना रहता है जवाब में। तो पहले ये आपको गौर करना है कि बीच में, डायग्राम के बीच में जो लफ्ज दिया गया है वो वर्ब है या कि नाउन है। अगर आपको लगता है कि ये जो दिया गया लफ्ज है, वर्ड है, ये कोई नाउन है इंग्लिश का, तो आपको इसके चारों तरफ यानी 4 एडजेक्टिव लिखने रहेंगे अगर नाउन है। और अगर दरमियान में वर्ब दिया जाएगा तो आपको एडवर्ब लिखना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। या और सर हाँ बोलिए बेटा। वो वर्ड चेन दिखाओ ना। वर्ड चेन, वर्ड चेन में जी जो जी, आपने हाँ बोले थे जी जी, ये कि देखिए। जो, हाँ ये जो पहला लफ्ज है उससे मुतालिक यानी आपने क्या बोले थे वो, क्या नाउन होंगे तो सब नाउन होंगे, बराबर प्रोनाउन। बराबर। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ, दोनों मैंने एग्जाम्पल दोनों दिया हुआ है। जैसा कि आप बता रहे हो नाउन वाला, तो मैं पहले नीचे का 6 नंबर का जो नीचे का है वो बता रहा हूँ। कंप्लीट द वर्ड चैन ऑफ नाउन, नाउन की वर्ड चैन यानी जंजीर मुकम्मल कीजिए। यानी तो वो पहले सवाल में ही दिया हुआ रहता है कि ये वो लफ्ज नाउन है। पहले ही सवाल में दिया रहता है। हाँ आप पेपर जब आपके हाथ में आएगा, मतलब एग्जाम में, तो आपको एक लफ्ज पेपर में ऑलरेडी दिया रहेगा। जैसे हाँ यहाँ पर एक लफ्ज ब्लैक कलर से लिखा हुआ है स्कूल, ये एक लफ्ज दिया गया है। अब इसके आगे की जो जंजीर है वो आपको आखिरी लिपि को लेकर के पहली लिपि बना के लिखना है। अब यहाँ जो लफ्ज दिया गया है, स्कूल दिया गया है, उसकी आखिरी लिपि जो है वो एल है, एल लिपि है। इसलिए जो जवाब मैंने लिखा है समझाने के लिए, उसकी वो आखिरी लिपि को पहली लिपि मुझे बनाना पड़ा। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लू कलर से, लाइन लफ्ज मैंने पहले बनाया। हाँ, यस सर। अब वो एन पे खत्म होता है, इसलिए मेरा जो अगला लफ्ज यानी दूसरा जो लफ्ज बनेगा वो एन से ही आना चाहिए और नाउन भी होना चाहिए। अगर मैं एन से तो बना रहा हूँ लेकिन मैंने नाउन पे ध्यान नहीं दिया, वहां एन से कोई वर्ब लिख दिया या एन से कोई एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी ग्रामेटिकल आइटम नाउन के अलावा कुछ भी लिख दिया, तो मेरी जंजीर अधूरी हो जाएगी यानी गलत हो जाएगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे 2 बातों पे ध्यान देना है कि आखिरी लिपि पहली लिपि बने, और अगर हम नाउन की चैन कंप्लीट कर रहे हैं तो नाउन ही होना चाहिए चारों। और ऊपर अगर आप देखेंगे एडजेक्टिव की चैन दी गई है, तो 2 बातों पे ही ध्यान देना है कि आखिरी लिपि को पहली तो बनाएं और चारों लफ्ज एडजेक्टिव भी होना चाहिए। ये कंडीशन है बेटा, ये शर्त है, ध्यान रखिएगा इस बात का एग्जाम में। यस सर यस। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार स्क्रीन दिखाइए ना पूरी। आप लोगों को ये मतलब कोई अगर आपका पर्सनल कोई नंबर होगा तो मैं आपको ये फाइल जो है सेंड कर सकता हूँ। सर आप जीशान सर को सेंड कर दो, वो ग्रुप पे सेंड कर देंगे ना। हाँ, अभी जो ग्रुप में जो टीचर्स हैं व्हाट्सएप के हमारे, उन लोगों को मैं ये फाइल सेंड कर दूंगा और बोलता हूँ कि आप अपनी अपनी स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप है ऑनलाइन पढ़ने वाला, उसमें सेंड करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। आप इसको मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, चाहिए तो प्रिंट निकाल करके भी उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट मेरा लेक्चर जब भी रहेगा बच्चे लोग, तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन, जैसा कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है, ऐसे मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन को जो है किस तरीके से सॉल्व करना है वो पूरा सिस्टमेटिकली जो है आपको पढ़ाऊंगा। जैसे समरी राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, न्यूज राइटिंग है, 5-5 मार्क के जो राइटिंग स्किल है, और एप्रिसिएशन ऑफ पोएम जो रहता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऑनलाइन लेक्चर में, एक्सपर्ट लेक्चर में प्रेजेंट रहिए, आपको इंग्लिश में इंशाल्लाह पूरा पूरा फायदा मिलेगा। जी इंशाल्लाह। और किसी को कुछ पूछना है? Students, please you may ask if you have any query or doubt regarding question number 1. छुरी दे दो मेरे को, छुरी।
ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपको ये फाइल आपके टीचरों के जरिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे इंशाल्लाह मिल जाएगी। हेलो सर, English lecture is over. The next subject teacher may continue, sir.